जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए आर्ट ग्रुप के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। आइए आज के इस स्पेशल क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोग धैर्य के साथ बने रहिएगा इस पूरी क्लास में, और इस क्लास को दोस्तों आप लोग एक टेस्ट के माध्यम से लीजिएगा। देखिएगा कितने क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ पर सही कर पाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पूरे धैर्य के साथ अंत तक आप लोग बने रहें। पहला प्रश्न देखिएगा, यजुर्वेद का संबंध जो है किससे है? गायत्री मंत्र से, यज्ञ के अनुष्ठानों से, जादू और टोना से, राग से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बताएं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। और साथियों, वेद से जो है लगभग हर साल एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर साथियों यूपी बीएड के फर्स्ट पेपर में भी वेद से क्वेश्चन पूछा गया है, और ये सेकंड पेपर में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा दोस्तों, अगर बात करें वेद की तो आप जानते हैं 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका अथर्ववेद। अगर आपसे सवाल पूछे कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो वो है आपका साथियों ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। और सामवेद को साथियों क्या कहा जाता है? संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। और यहाँ पर आपसे सवाल पूछा है यजुर्वेद का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका संबंध है यज्ञ के अनुष्ठानों से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखें आप लोग, यजुर्वेद जो है मुख्य रूप से यज्ञों के नियमों और अनुष्ठानों के संकलन से संबंधित है। और यह साथियों एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यह भी सवाल पेपर में बन चुका है साथियों कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो आप बताइएगा यजुर्वेद। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का फटाफट आप सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा यहां पर भाई जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, विष्णुगुप्त पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, आप सभी जानते होंगे चाणक्य का जो वास्तविक नाम था वो था विष्णुगुप्त। ठीक है, और इन्हें साथियों कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। क्या? इन्हें जो है कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने साथियों प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की, जो राजनीति और प्रशासन पर आधारित है, तथा वे जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, तो इनकी रचना का नाम भाई क्या है? इसको याद रखिएगा आप लोग, अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र जो है इनकी रचना का नाम है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो चाणक्य को साथियों किस नाम से जानते हैं? अगर आपको विष्णुगुप्त कहीं पर देखने को मिल जाए या कहीं पर आपको जो है कौटिल्य देखने को मिल जाए, तो बात एक ही है। ठीक है, अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, चित्तौड़गढ़ जो है किस वंश की राजधानी थी? क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहां पर सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। बताइए, सभी लोग यहां पर आंसर करेंगे। चित्तौड़गढ़ जो है किसकी राजधानी थी? इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग यहां पर बताइएगा। चलिए भाई, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, सिसोदिया, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ जो है राजस्थान के सिसोदिया राजपूत राजवंश की जो है गौरवशाली राजधानी थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा जो है किस भाषा में लिखी गई थी? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर आप लोग यहां पर दीजिएगा। बताएं, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा जो है किस भाषा में लिखी गई थी? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग यहां पर बता सकते हैं। चलिए, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, तुर्की पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका साथियों यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सभी दोस्तों को पता होना चाहिए मुगल साम्राज्य की स्थापना साथियों बाबर के द्वारा करी गई। किसके द्वारा? और अगर आपसे सवाल पूछे कि बाबरनामा जो है किस भाषा में लिखी गई थी, जो कि बाबर की आत्मकथा थी, तो ये साथियों तुर्की लैंग्वेज में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखें, अंग्रेजों ने जो है औपचारिक रूप से किस वर्ष में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था? बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आप लोग यहां पर दीजिएगा। राइट आंसर यहां पर क्या है, सभी दोस्त बताएं। चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, 1856 पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने जो है फरवरी 1856 में
कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में जो है मिला लिया था। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल पूछे कि अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष में जो है अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था, तो 1856 में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आप लोग यहाँ पर बताइए। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर 1921 और 22 पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, मोपला विद्रोह जो है वर्ष 1921-22 में जो है केरल के मालाबार तट पर मुस्लिम काश्तकारों द्वारा जो है स्थानीय जमींदारों और ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया गया था। इस आंदोलन के साथियों मुख्य नेता अली मुस्लियार थे। कौन भाई? अली मुस्लियार। तो जो लोग यहाँ पर सी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। बस आप इतना सा फैक्ट याद रखिए कि मोपला विद्रोह जो है किन वर्षों के बीच हुआ था, तो 1921-22 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है पहले महासचिव कौन थे? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? सवाल नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी यहां पर उत्तर दीजिएगा। चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर सी पर, ए ओ ह्यूम पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कब? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और इसकी स्थापना दोस्तों ए ओ ह्यूम के द्वारा करी गई थी। ठीक है, और इसके साथ ही पहले महासचिव कौन थे? ए ओ ह्यूम ही थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। ठीक है, जो भी दोस्त यहाँ पर सी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, जो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी? WC बनर्जी के द्वारा। ये भी पॉइंट साथ ही साथ आप लोग याद रखिए। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से यहाँ पर पूछा गया, निम्न में से कौन जो है मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर करें। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, एनी बेसेंट पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, आपका बी ऑप्शन जो यहां पर दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जो है जुलाई 1942 में डैश में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था? लखनऊ, वर्धा, मद्रास, पटना। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर करें आप लोग। सवाल नंबर 9 का राइट आंसर बताएं। चलिएगा, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वर्धा, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों, 14 जुलाई 1942 को जो है वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो है ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव को जो है पारित किया गया था। बाद में साथियों 8 अगस्त 1942 को जो है बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से जो है इस आंदोलन की औपचारिक रूप से शुरुआत हुई, जहां जो है गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये पॉइंट भी आप लोग यहां पर याद रखिएगा। ठीक है भाई, तो ध्यान रखें, 14 जुलाई 1942 को जो है वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो है ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव को जो है पारित किया गया। ऑप्शन नंबर यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वर्धा पर, वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, देशबंधु नव युवक संघ का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताएं। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तिरुपुर कुमारन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, पूना समझौता जो है कब हस्ताक्षरित किया गया? बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें। सवाल नंबर 11 का राइट आंसर आप यहां पर सभी प्यारे साथी बता सकते हैं। पूना समझौता के बारे में यहां पर आपसे सवाल पूछा है। चलिए, 1932 पर जो लोग ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। ठीक है साथियों, पूना पैक्ट जो है आप जानते होंगे 14 सितंबर 1932 को जो है पुणे की यरवदा जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच जो है हुआ था। ठीक है, तो यहां पर जो लोग डी ऑप्शन पर गए 1932 पर, वो बिल्कुल राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, फर्स्ट पेपर के लिए और सेकंड पेपर के लिए भी। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? बताइए।
साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, आप सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर बताइए। चलिए, यहाँ पर जो लोग ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं, इस आयोग के जो है सभी सदस्य साथियों ब्रिटिश थे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसीलिए साथियों आप जानते होंगे जो साइमन कमीशन था, इसमें जो है जो सदस्य थे इसमें ब्रिटिश सिर्फ थे और इसमें किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। और इसीलिए साथियों साइमन गो बैक का नारा भी लगाया गया था भारत में। ठीक है, अगला सवाल देखें। 19 यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 13। 1925 में जो है केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग करिएगा। विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल। अगला सवाल देखें। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? ये आपका फर्स्ट पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण है और सेकंड पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर बताइएगा फटाफट। तो आप सभी साथियों को पता है साथियों कि भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, और आप सभी जानते होंगे संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी साथ ही साथ आप लोग इस पॉइंट को भी याद रखें। ठीक है, अगला सवाल ये रहा भाई। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? 15 का उत्तर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर यहां पर आप लोग दे सकते हैं। चलिए साथियों, आप जानते हैं ये जो आपका अनुच्छेद 43B है ये आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है भाई, किसके अंतर्गत? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और हमने आपको कई बार बताया है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आपका अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, तो साथियों अनुच्छेद 43B जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देने से संबंधित है। ठीक है, तो आप यहां पर कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है, सहकारी समितियां। अगला सवाल। भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष में जोड़ा गया था? बताइए। सवाल नंबर 16 का राइट आंसर यहां पर आप लोग कर सकते हैं, प्रयास करिएगा उत्तर देने के लिए। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर 2002 में वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन कब? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो है संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया था। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था और जिसमें साथियों 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के माता पिता संरक्षक का कर्तव्य है कि उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा साथ ही साथ। ठीक है भाई, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है साथियों 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और 11वें मौलिक कर्तव्य में क्या रखा गया है याद रखिएगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य है कि वे उन्हें जो है शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है, अगला सवाल देखें, ये रहा। भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है? चलिए इस प्रश्न का फटाफट आप लोग उत्तर बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर करें। भारत में जो है देश का सर्वोच्च कार्यपालक जो है कौन होता है? जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, राज्यसभा के पहले सभापति जो है कौन थे? बताइए। राज्यसभा के पहले सभापति का नाम बता दीजिए। सवाल नंबर 18 का आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या? फटाफट उत्तर दीजिएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर जो लोग ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर साथियों आपका बी यहां पर जो दिया गया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ें, आइए देखते हैं यहां पर अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की जो है केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था? कई बार इस क्वेश्चन को हमने करवाया है। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर बताएं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें दोस्तों, यहां पर जो लोग ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई,
तो भारत की केंद्र सरकार द्वारा जो है भारतीय योजना आयोग को जो है 2014 में भंग कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और योजना आयोग के स्थान पर साथियों आप जानते हैं 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं भाई? पीएम यानी प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। ये पॉइंट साथ ही साथ याद रखें। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान द्वारा इनमें से जो है किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 का फटाफट आप लोग यहां पर उत्तर दीजिएगा। सवाल नंबर 20 का राइट आंसर क्या है? यहां पर सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। जो लोग जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों ऑस्ट्रेलिया से जो है आप देखेंगे यहाँ से समवर्ती सूची की अवधारणा भी ली गई है और यहीं से साथियों जो है व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा भी ली गई है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जर्मनी की दोस्तों बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए आपातकाल संबंधित उपबंध कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से जो है लिया गया है। यूएसएसआर यानी रूस की बात करें साथियों, यहाँ से आप सभी को पता होगा रूस से जो है मौलिक कर्तव्य की अवधारणा ली गई है। और आयरलैंड के संविधान से आप सभी जानते हैं यहाँ से जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, अगला सवाल, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है कौन होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का फटाफट आंसर आप लोग यहां पर देते हुए चलिएगा। सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के साथियों अध्यक्ष होते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर करें। सवाल नंबर 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो है साथियों सेवानिवृत्ति का आयु कितना होना चाहिए और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके मतलब उनका जो है आयु कितना होना चाहिए सेवानिवृत्ति होने के लिए? देखिएगा दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो 65 ईयर होती है। और यहीं पर अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो होता है आपका 62 ईयर यानी 62 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग डी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हैं। शानदार, जबरदस्त। अगला सवाल, लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की जो है अवधि कितनी होती है? कई बार हमने डिस्कस किया है, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, इन सारी चीजों के बारे में हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का फटाफट आप यहां पर सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। आप सभी दोस्तों को पता है कि लोकसभा और राज्यसभा ये जो है संसद के 2 अंग हैं। कितने भाई? माफ कीजिएगा, अंग जो है संसद के 3 हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और अगर आपसे पूछा जाए कि संसद के कितने सदन हैं तब आप कहिएगा 2, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को साथियों निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल साथियों 5 वर्ष का होता है और यहीं पर बात करें राज्यसभा के सदस्यों को कार्यकाल की तो आप कहेंगे 6 वर्ष। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, 5 ईयर। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है और अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ये सारे क्वेश्चन हमने कई बार करवाए हैं। क्यों भाई? जो लोग जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर कर रहे होंगे सारी क्लासेस को, उनको दिक्कत नहीं हो रही होगी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है और अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर बताएं। चलिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें तो मौलिक कर्तव्य की संख्या वर्तमान समय में कितनी है? 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हैं भारतीय संविधान में और ये नागरिकों को दिए गए हैं। ठीक है, और इसका उल्लेख आप देखेंगे साथियों भाग 4 क में देखने को मिलता है और अनुच्छेद पूछेगा तब आप कहिएगा 51A में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य की अवधारणा साथियों ये आप देखेंगे रूस के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार की अवधारणा कहां से ली गई है भाई? यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग रिवाइज करते हुए चलें जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? बताइए। 25 का आंसर कर दीजिएगा फटाफट। सवाल नंबर 25 का उत्तर आप लोग बताएं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1930 में, 28 में, 31 में और आपका दिया 27। फटाफट यहां पर आप लोग आंसर छापते हुए चलिएगा, बताएं साइमन कमीशन जो है साथियों भारत कब आया था? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं 1928 पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों साइमन कमीशन का गठन जो है नवंबर 1927 में लंदन में जो है हुआ था। लेकिन साथियों यह आयोग जो है 3 फरवरी 1928 को पहली बार भारत जो है पहुंचा था। ठीक है साथियों, इस आयोग का उद्देश्य था 1919 के जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की
कार्यप्रणाली की समीक्षा करना। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर वो बिल्कुल राइट है, 1928। अगला सवाल देखें, खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया था? बताइए। खेड़ा सत्याग्रह के बारे में पूछा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका फर्स्ट पेपर के लिए महत्वपूर्ण है और सेकंड पेपर के लिए भी। बताइए, खेड़ा सत्याग्रह के बारे में यहां पर आपसे सवाल पूछा है। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर 1918 पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका साथियों यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्ष 1918 में जो है गुजरात के खेड़ा जिले में फसल नष्ट हो जाने के बाद भी अंग्रेजों द्वारा जबरन लगान वसूली के विरोध में गांधी जी ने जो है खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, अगला सवाल कब भाई? 1918, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करें, कितने तारामंडलों को जो है नाम दिया गया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए, जो लोग जा रहे हैं 88, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ए विकल्प आपका साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में किस तारीख को जो है वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है? कई बार ये क्वेश्चन हमने करवाया है। अगर आप लोग सुबह 11:30 बजे वाली क्लास को कर रहे होंगे तो इन सारे क्वेश्चन को आपको देखने को मिला होगा। 28 का उत्तर बताएं, भारत में जो है किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है? तो वो साथियों आपका 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। जो लोग सी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगर आपसे साथियों पूछा जाए कि भारत में किस तारीख को सबसे छोटा दिन, बड़ा दिन होता है, तब आप क्या बताओगे? सबसे बड़ा दिन जो है कब होता है, क्या आप जो है बता सकते हो? तो साथियों आप कहिएगा 21 जून को। कब भाई? 21 जून को जो है साल का सबसे बड़ा दिन होता है। और सबसे छोटा कब होता है? 22 दिसंबर को। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? बताइए। ये भी प्रश्न हमने कई बार डिस्कस किया, उत्तर दीजिएगा फटाफट आप लोग। सवाल नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। विश्व का जो है सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? वो है साथियों आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो लोग डी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ें, आइए यहाँ पर देखते हैं साथियों अगला सवाल। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? बताइए। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 30 का फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी दोस्तों क्या है? भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी है। तो साथियों महेंद्रगिरी पहाड़ियां जो है उड़ीसा राज्य के गजपति जिले में पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है कहां पर स्थित है? 31 का उत्तर करें। भारत की जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर आप कर सकते हैं। चलिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है डैश में स्थित है। यानी यहाँ पर आपसे साथियों पूछा है कि जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये कहां पर स्थित है, ये आपसे यहाँ पर सवाल पूछा है, बताएं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर महानदी डेल्टा में, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है ये आपका महानदी डेल्टा में स्थित है। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम क्या है भाई? चिल्का झील। क्या और कहाँ पर स्थित दोस्तों? ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये भी पॉइंट याद रखें साथ साथ। अगला सवाल, बांग्लादेश में जो है प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। सवाल नंबर 32 का फटाफट यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिएगा। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पद्मा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है साथियों, उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से जो है निकलने की वाली गंगा नदी जब जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है। याद रखें आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं? बताइए। मैंग्रोव जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? आंसर दीजिएगा। चलिए, ये साथियों दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं। कहाँ पर भाई? दलदली स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, डैश को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, सूरत।
34 का उत्तर बताएं। चलिए, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अभी हमने लगता है 2-3 दिन पहले इस सवाल को डिस्कस किया था, इस क्वेश्चन को। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जो है किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई। साथियों, अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश, यानी अगर आपसे पूछे जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तब आप कहिएगा भाई कानपुर को। क्या भाई? कानपुर को जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। और अगर आपसे यहीं पर सवाल पूछे कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तब आप कहिएगा कोयम्बटूर को। किसे? कोयम्बटूर को कहते हैं। और अगर आपसे इस तरीके से सवाल पूछे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तब आप कहिएगा अहमदाबाद को। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, सवाल नंबर 35, राजघाट बांध डैश नदी पर स्थित है, बताइए। बेतवा, नर्मदा, सतलुज, चंबल। राजघाट बांध जो है ये आपका किस नदी पर स्थित है? यहां पर जो लोग जा रहे हैं बेतवा, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट है। साथियों, राजघाट बांध जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त अंतरराज्यीय जल विद्युत परियोजना है, जो है बेतवा नदी पर। कहां पर? बेतवा नदी पर, ललितपुर के पास जो है स्थित है, ध्यान रखें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट है। और बेतवा नदी साथियों ये आपका यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, अगला सवाल देखें। नेक्स्ट देखिएगा, लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? बताइए, लूनी नदी जो है किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका अरावली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? 37 का उत्तर करें। राजा राम मोहन राय के बाद जो है यहां पर पूछा है, राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ठीक है भाई। साथियों, राजा राम मोहन राय आप जानते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में इनके द्वारा करी गई थी। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, तेल उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है? चलिए, यहां पर आपका सही आंसर क्या है? तेल उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है? तो आप सभी जानते हैं पीली क्रांति। और पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। किससे? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। आइए देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? बताइए। 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि यहां पर आपसे पूछा है। यहां पर आप सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। तो जो लोग जा रहे हैं 2012 से 2017, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, भारत की साथियों 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है साथियों 2012 से 2017 तक निर्धारित की गई है। ठीक है, देखिएगा आपसे इस तरीके से सवाल पूछ सकता है कि सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी? तो वो थी साथियों आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका समयावधि 2012 से 2017 तक जो है माना जाता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, भीम का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर यहां पर 40 दिया, इसका उत्तर आप करेंगे। भीम का जो है पूरा नाम क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या? भारत इंटरफेस फॉर मनी। यहां पर जो लोग जा रहे हैं डी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। ठीक है, आपका डी ऑप्शन साथियों यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह साथियों एक मोबाइल ऐप है जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई द्वारा डिजिटल भुगतानों को आसान बनाने के लिए विकसित किया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखें, राजकोषीय नीति डैश की नीति है? बताइए। 41 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। राजकोषीय नीति यहां पर पूछा गया आपसे, राजकोषीय नीति डैश की नीति है। सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए सरकार पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, राजकोषीय नीति जो है देश की सरकार यानी वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में जो है राज्य सरकार द्वारा डैश कर लगाए जाते हैं? शराब पर उत्पादन शुल्क, पूंजीगत लाभ, सीमा शुल्क, निगम। 42 का उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहां पर इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकते हैं। चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर शराब एवं उत्पादन शुल्क, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर ये रहा अगला, भारत में जो है कृषि के संदर्भ में एमएसपी का पूरा रूप क्या है? बताइए।
एमएसपी का पूरा रूप यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बता दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्या भाई? न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। एमएसपी आपका यहाँ पर डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे शॉर्ट में एमएसपी बोलते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, प्रथम बार जो है सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया? 44 का उत्तर आप यहाँ पर कर सकते हैं। यानी यहाँ पर साथियों आपसे पूछा गया है कि भारत में पहली बार सेवा कर यानी सर्विस टैक्स जो है कब लागू किया गया? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। जो लोग जा रहे हैं 1994 ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। साथियों, भारत में जो है पहली बार सेवा कर यानी सर्विस टैक्स वर्ष 1994-95 में के केंद्रीय बजट में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे, इनके द्वारा जो है ये लाया गया। अगला सवाल, लागू किया गया। अगला सवाल, 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक क्या है? एक वित्तीय विधेयक है, एक आर्थिक विधेयक नहीं है, एक संविधान संशोधन विधेयक है, एक साधारण विधेयक है। 45 का उत्तर आप कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। साथियों, वर्ष 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक जो है एक संविधान संशोधन विधेयक था, जो साथियों 122वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है लाया गया था। और साथियों, यह पारित होने के बाद जो है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 बना, और जिसके तहत जो है 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में एक राष्ट्र एक कर के रूप में जीएसटी जो है लागू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये साथियों क्या है? ये आपका एक संविधान संशोधन विधेयक है। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला सवाल ये रहा, वित्तीय घाटा शब्द जो है भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 46 का उत्तर करें। वित्तीय घाटा शब्द जो है भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर आप यहाँ पर बता सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपका वित्त। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। साथियों, वित्तीय घाटा जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से संबंधित एक महत्वपूर्ण बजटीय अवधारणा होती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये ऑप्शन राइट है। भाई, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, बढ़ाते हुए चलिएगा आप लोग। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ जाइएगा। जो भी क्लासेस होती हैं वो आपको शेयर कर दी जाएंगी। एफडीआई का अर्थ क्या है बताएं? एफडीआई का जो है अर्थ क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं भाई। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यानी इसका जो साथियों इंग्लिश में जो फुल फॉर्म होता है, एफ का मतलब होता है फॉरेन, डी का मतलब होता है डायरेक्ट, और ई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। साथियों, इसके तहत जो है किसी विदेशी कंपनी या व्यक्ति द्वारा भारत में स्थित किसी व्यापार या कंपनी के प्रबंधन और परिसंपत्तियों में दीर्घकालिक निवेश किया जाता है, जिससे जो है देश में विदेशी पूंजी और आधुनिक तकनीक का आगमन होता है। नेक्स्ट, स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेट ड्राइव पुस्तक के जो है लेखक कौन है? सवाल नंबर 48 का उत्तर आप बता दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, सुनील गावस्कर पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में जो है बैसाखी का त्यौहार डैश महीने में मनाया जाता है? किस महीने में मनाते हैं बताइए? बैसाखी का त्यौहार जो है किस महीने में मनाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका अप्रैल महीने में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, किस राज्य सरकार ने जो है पक्के पगा हर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लास्ट है, और इस प्रश्न का आप उत्तर बताइएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग आंसर साथियों यहाँ पर देने का प्रयास करिएगा। तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, अरुणाचल प्रदेश पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। साथियों, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जो है पक्के पगा हर्नबिल उत्सव को जो है राज्य उत्सव घोषित किया है, ठीक है। और साथियों, अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, और इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर है। आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पूरे 50 प्रश्नों को आर्ट ग्रुप यानी कला वर्ग के कवर कर लिया है। आप पूरी ईमानदारी के साथ बताइए कि आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को बिल्कुल सही किया है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्या आपके जो है 20+ प्रश्न सही हुए हैं? ज़रूर कमेंट करके बताएं। ये क्लास कैसे लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये खासकर साथियों यूपी बीएड के लिए ये स्पेशल क्लास हुई थी, क्योंकि बहुत सारे साथियों का जो है डिमांड था, ठीक है।
तो अभी और सारी क्लासेस आपको दी जाएंगी। सुबह 11:30 बजे वाली जो लोग क्लास नहीं किए हैं जाकर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य की क्लास हुई है, जहां से प्रश्न आता है पेपर में। स्टैटिक जीके का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको आप लोग जाकर जरूर कवर करें, ठीक है। और साथियों कल जो है 11:30 बजे जो क्लास हुई थी, यानी 17 तारीख को जो क्लास हुई थी साथियों सुबह 11:30 बजे, इतिहास की महामैराथन क्लास हुई थी, उसको आप लोग जाकर जरूर देख लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मेहनत के साथ आप लोग लगे रहें। आप जानते हैं सुबह 11:30 बजे क्लास होती है, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे। सारी चीज़ों को आप लोग कवर करते हुए चलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।